गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मास्टरमाइंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा, उस पर मैंने 4 लेक्चर्स दिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड ऑल लेक्चर्स जितने भी हैं सब के सब यूट्यूब पर प्रेजेंट हैं। उसको आप लोगों ने वॉच भी किया है और आप लोगों के कोऑपरेशन और जो आप लोगों ने लाइक किया है, वॉच किया है, कमेंट किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। आज देखिए, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा टॉपिक है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते पढ़ते पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका फिनिश हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं भी किसी भी सब टॉपिक में जाइएगा तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं और डिफाइन करने के बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों को स्टडी करनी है इसके बारे में। तो इसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का? ठीक है, कहा जाता है कि इट इज अ स्पेस अराउंड चार्ज पार्टिकल और अराउंड द ग्रुप ऑफ चार्जेस ठीक है, इन विच एंड अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है ना, यह है कि स्पेस है किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ या ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हो, ग्रुप ऑफ चार्जेज हो उनके चारों तरफ। पॉइंट चार्ज हो सकता है, एक्सटेंडेड चार्ज हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, चार्ज होना चाहिए। और उसके चारों तरफ का जो स्पेस है उसमें जब हम किसी दूसरे चार्ज को रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो समझ लीजिए कि जिस चार्ज के सराउंडिंग में उसको हमने रखा है समझ लेना कि वहाँ पर फील्ड है। बिना फील्ड का वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आइए इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल डिफिनीशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी हम लोग करेंगे कैसे। इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को का स्टडी करते समय हम लोग टू टर्म्स पर हम बात करेंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसको हम लोग फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इसको हम डिनोट करेंगे ER से, यानी ये पोजीशन डिपेंडेंट है। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम VR से डिनोट करेंगे। ये जो है स्केलर फंक्शन है और ये जो है ये आपका वेक्टर फंक्शन है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करने के लिए हम लोगों को 2 फंक्शन चाहिए। 2 फंक्शन हम लोग लेते हैं, एक वेक्टर फंक्शन, दूसरा स्केलर फंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करने के लिए जब हम स्केलर फंक्शन लेंगे तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे स्टडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इम्पॉर्टेंस है। और वैसे ही वेक्टर फंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो पूरा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड डिफाइंड है इन दोनों को लेकर के, यानी स्केलर फंक्शन को लेकर के भी और
वेक्टर फंक्शन को लेकर के, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसमें पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो फर्स्ट में आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थर्ड जो इसका टाइप है वो है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इसका फोर्थ है वो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 4 तरह का है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही मान लेते हैं, या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही मान लेते हैं। आइए इसके बीच के डिफरेंस को समझते हैं। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इट डज नॉट, ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज पोजीशन इंडिपेंडेंट, पोजीशन इंडिपेंडेंट फील्ड। ऐसा फील्ड जो पोजीशन पर डिपेंड ना करे, वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ये क्या है? इट इज पोजीशन डिपेंडेंट फील्ड, पोजीशन डिपेंडेंट फील्ड, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्या है? इट इज टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड, ठीक है। और जब हम बात करते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये क्या है? इट इज टाइम डिपेंडेंट फील्ड। ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा। जब हम स्पेस में पहुंचते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E = E0 sin ओमेगा t, तो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा। तो वो वेरिएबल हुआ, उसको वेरिएबल कहेंगे, लेकिन उसको नॉन यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म टर्म तब यूज करते हैं जब हम पोजीशन की बात करते हैं, यानी पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रहा हो, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर, ये यहाँ टाइम कोई मैटर नहीं कर रहा है, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ए बी, और मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है सी, ठीक है, ए बी और सी। ए बी सी तीनों का पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन इस फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म कहेंगे, ठीक है। जब यूनिफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर, बी पर, सी पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसका एक ही होगा। पैरेलल होने के चलते, फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन ए बी सी पर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी फील्ड का मैग्नीट्यूड पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान दीजिएगा, ऐसे फील्ड लाइंस अगर जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि इसका ओरिजिन यहां से हो रहा है प्लस क्यू चार्ज से, तो एक पॉइंट ए ले रहे हैं, एक पॉइंट बी ले रहे हैं, एक पॉइंट सी ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तीनों का अलग अलग पोजीशन है। जहाँ पर फील्ड का क्राउडिंग होता है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होता है, जहाँ फील्ड लाइन सटे सटे होते हैं, वहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो हम देखेंगे कि ए पर ज़्यादा होगा, उसके बाद बी पर होगा, और लास्ट में किसका लेंगे हम? सी का लेंगे, सी पर फील्ड लेंगे। तो यहाँ जो आपका फील्ड है वो पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है।
लेकिन जब हम बात करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका स्टडी हम लोगों को नहीं करना है। इसका स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे? इसका स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मैंने सबका डिफरेंस बता दिया कि जब भी हम बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी आप कांस्टेंट नहीं लिखेंगे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी आप वेरिएबल नहीं लिखेंगे। इसीलिए मैंने डिफरेंस बताया कि ये लिखते समय आप गलती न करें। ठीक है, ये टाइप्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका जब हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, केवल मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना होगा, इस पर कई लेक्चर्स बनेंगे। एक लेक्चर में तो संभव नहीं है, कई लेक्चर्स बनेंगे। तो पहला जो होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मतलब ये क्या है और ये क्या है? ये स्केलर फंक्शन है फील्ड का, और ये क्या है? फील्ड का वेक्टर फंक्शन है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सब आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी, या उसको फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ को ही हम लोग वेक्टर फॉर्म कहते हैं, वेक्टर फंक्शन कहते हैं, और उसी को हम लोग जनरली उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर के। तो इसका स्टडी फिर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस। ये सब में इलेक्ट्रिक फील्ड घुसा हुआ है। अब इस तरह से बुक में देखिएगा तो नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना अंदाज है पढ़ाने का। मैं अपने से इसको क्लासिफाइड किया कि हमको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे टॉपिक्स को डील करना है। अब कैपेसिटर तक सब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मैं लेकर के चलूँगा। ठीक है, एनसीईआरटी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, चलिए उसका अपना वो है, लेकिन हमको पढ़ाना है, इसलिए हम जब भी बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करेंगे, पोटेंशियल होते हुए, डाइपोल होते हुए, फ्लक्स होते हुए कैपेसिटेंस तक जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में बेसिक्स है और फ्लक्स एक साथ दिया है, और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को एक साथ दे दिया है, और डाइपोल चला गया है इसी में फर्स्ट चैप्टर में। तो हम लोगों को उस तरह से नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करना, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से क्लासीफाई करना ज़रूरी है। ठीक है ना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। आज का जो क्लास होगा हम लोगों का, वो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स क्या हैं और कैसे हैं, और कैसे उसका स्टडी करना है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें हम लोगों का आज का लेक्चर 1 होगा। क्या क्या इसमें देखना है? तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में। सॉरी, पॉइंट चार्ज तो हम लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। टेस्ट चार्ज के बारे में। टेस्ट चार्ज क्या है? इसको हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इसको माना गया है इट इज एन इमेजिनरी चार्ज। यह बिल्कुल काल्पनिक है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज मान लें, तो याद रखिएगा कि क्यू नॉट टेंस टू 0 होगा। इतना छोटा होगा, इतना स्मॉल होगा। ये 0 तो नहीं होगा, बट टेंस टू 0 मान लिया जाता है। और थर्ड पॉइंट, इट ओनली एक्सपीरियंसेस
इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक चार्ज का काम क्या है? फोर्स लगाना और फोर्स एक्सपीरियंस करना, दोनों काम है। एक चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है और दूसरा ये किसी फील्ड में जाता है तो एक्सपीरियंस करता है, दोनों काम करता है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज होता है ना, उसको इतना छोटा मान लिया गया, इतना छोटा मान लिया गया, इतना स्मॉल मान लिया गया कि कहा गया कि केवल एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स नहीं लगाएगा, ये केवल फील्ड का एक्सपीरियंस करेगा, ये अपना खुद का फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा गया। और इस चार्ज ये एक्चुअली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, यह एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, अब रह गई बात कि जब इमेजिनरी है तो फिर इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसको भी आगे हम देखेंगे कि टेस्ट चार्ज का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। ये तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए आता है। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये गायब हो जाता है। तो किसी फार्मूला में ये अवेलेबल ही नहीं होता, इसलिए इसके वैल्यू की कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। इसको हम कैपिटल ई से दिखाएं। है क्या ये? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by unit positive test charge। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो उस टेस्ट चार्ज से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितने फोर्स का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए इस पर, इस डिफिनीशन पर। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज जो है अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करेगा, ये इसका प्रॉपर्टी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चार्ज का प्रॉपर्टी है, लेकिन स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज जनरेट करता है। तो यहाँ पर तो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसको आप, अगर आपको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो थोड़ा सा लाइट के बारे में समझिए कि आपके घर में बल्ब जल रहा है, बल्ब के पास अगर अपना उंगली रखिएगा तो वहाँ पर लाइट ज़्यादा मिलेगा आपको यूनिट एरिया में, पर सेकेंड यूनिट एरिया में। और 10 मीटर आगे जाइएगा तो फिर आपके उंगली पर जो लाइट फॉल करेगा उसका अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स, लाइट के फोटॉन्स फॉल कर रहे थे, नज़दीक में ज़्यादा फॉल कर रहे थे और दूर जाने पर वो उनका अमाउंट जो है पर यूनिट एरिया में कम हो गया। ठीक है, ये तब हम कहते हैं कि लाइट का इंटेंसिटी 10 मीटर की दूरी पर कम है और बल्ब के नज़दीक में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी का रिलेशन कितना है कि यूनिट एरिया में पर सेकेंड कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। अधिक से अधिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन फॉल करेंगे तो वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। उतने ही एरिया में, उतने ही समय में अगर कम फोटॉन फॉल करेंगे तो लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन करते समय मैंने कहा कि इसको स्केलर फंक्शन पोटेंशियल और वेक्टर फंक्शन फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ चलता है। तो दोनों के साथ साथ चलने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल का संबंध तो एनर्जी से है, पोटेंशियल एनर्जी से उसका रिलेशन है,
यूनिट चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पेस में, इस चार्ज के चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में अगर फील्ड है तो फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी है। ठीक है, जैसे जैसे फील्ड आगे की ओर जाता है वैसे वैसे एनर्जी को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाता है, यानी दोनों एक साथ चलेंगे। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लेंगे तब। तो अब बताइए कि चार्ज के बगल में अगर कोई पॉइंट लें और कोई पॉइंट दूर लें तो फील्ड का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ होगा, जो नज़दीक वाला है वहाँ होगा, बिल्कुल लाइट की तरह। तो उसी को कहते हैं कि इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, कम है। इसको कहा जाता है फील्ड इंटेंसिटी। यानी फील्ड इंटेंसिटी को और दूसरे तरह से समझना है तो ये समझिए कि चार्ज के बगल में अगर किसी चार्ज को हम रखें, ये ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी चार्ज को यहाँ रखें तो वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जब कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हम कहेंगे कि फील्ड का जो इफेक्ट है यहाँ कम हो गया और यहाँ पर ज़्यादा है ना। यानी फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ कम हो गई और यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन जब भी हम करेंगे किसी भी पॉइंट के लिए तो फोर्स पर यूनिट चार्ज के फॉर्म में करेंगे। किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। दूर जाने पर कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, नज़दीक पर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस चार्ज के द्वारा तो यहाँ पर ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, अब ये F आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F बाई Q नॉट। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यहीं से हम लोगों का डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए, अभी हम लोगों ने देखा E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 फोर्स F बाई Q नॉट। ये फॉर्मूला हम लोगों को मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ लिख देते हैं फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के चलते अगर फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, ये आपका सोर्स चार्ज Q है और ये पॉइंट है जो सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर है। इन्फिनिटी से, मान लो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से एक Q नॉट चार्ज को लाया गया P पॉइंट पर। ये Q नॉट भी आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव Q नॉट चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को लाया गया पॉइंट P पर। तो जब यहाँ लाएंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, और वेक्टर R कैप वेक्टर में ही मैं लेकर के चल रहा हूँ। बट हमने कहा कि उस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना हो तो यूनिट चार्ज के जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अब ज़रा सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, ऊपर में फोर्स है तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर R कैप डिवाइडेड बाई Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। अब ध्यान दो, E इज इक्वल टू सिर्फ आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर और R कैप। अब रह गई बात, आप कहिएगा कि सर लिमिट को क्यों हटा दिए इसमें। तो देखो लिमिट किसके लिए था, जब Q नॉट टेंस टू 0 Q नॉट के लिए था, और Q नॉट जब हट गया, कट गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब तक Q नॉट फॉर्मूला में रहेगा तब तक लिमिट लेकर के चलेंगे। Q नॉट हट गया यानी टेस्ट चार्ज हट गया तो लिमिट भी क्या होगा, चला जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसी पॉइंट चार्ज के लिए है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो R स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी कर रहा है, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तब जा कर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड रेंजेज कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, फ्रॉम 0 टू रेंजेज अप टू इन्फिनिटी, यानी फील्ड लाइंस जो हैं वो इन्फिनिटी तक रेंज करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के चलते हम लोगों ने फील्ड कैलकुलेट किया।
अब आइए देखते हैं थोड़ा सा, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, सवाल आपसे होगा, जवाब हम और आप मिलकर के देंगे, आप भी सोचेंगे और मैं भी बताऊंगा। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां से यहां पर एक चार्ज है Q2, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है 2 लाइट ईयर्स है, LY लाइट ईयर्स मान लेते हैं। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2 लाइट ईयर्स है। अब 2 लाइट ईयर्स का मतलब 1 लाइट ईयर क्या है कि लाइट एक साल में 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले उसको 1 लाइट ईयर कहेंगे, और 2 साल में जितना ट्रेवल्स कर लेगा वो 2 लाइट ईयर कहलाएगा। यानी लाइट को अगर इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ इतना है 2 लाइट ईयर, तो Q2 से, अगर Q2 से लाइट चलेगा मान लो, तो Q1 तक पहुँचने में उसको कितने साल लगेंगे? 2 साल, 2 लाइट ईयर्स। इतना डिस्टेंस को कवर करने में 2 साल लगेंगे, ठीक है। अब लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा और इनका अपना जो फील्ड क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक कंपोनेंट है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस स्पीड से ट्रैवल करेगा वो स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड पर भी होगा, और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर लागू होता है, ठीक है। ये आपको पता है। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ कहता है कि फोर्स जो लगेगा दोनों के बीच में वो Q1 Q2 बाई R² होगा। ये किसने कहा? ये कूलॉम्स लॉ ने कहा। Q1 Q2 बाई R² होगा। R को क्या मान लिया गया? 2 लाइट ईयर्स मान लिया गया। हमने मान लिया कि दोनों चार्ज स्टैटिक हैं, सालों से बरसों से जहां हैं वहीं हैं, जहां हैं वहीं पर हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बरसों से फील्ड यहाँ बन रहा है, Q1 का भी Q2 का भी, और Q1 का एग्जैक्ट जो यहाँ फील्ड बना Q2 पर वो भी सेम है, और Q2 ने जो यहाँ पर Q1 पर फील्ड बनाया है वो भी सेम है। अभी अभी फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा कि फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स बाई चार्ज के इक्वल होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स को डिफाइन करने का एक ये भी तरीका है कि जिस पॉइंट पर जितना फील्ड बन रहा है उसमें चार्ज से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो वो चार्ज उतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी किसी फील्ड में किसी पॉइंट पर कोई भी चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पर जितना फील्ड इंटेंसिटी है उससे चार्ज में मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स निकल जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। और कूलॉम्स लॉ कहता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। अब जरा सोचो कि Q2 चार्ज को हम डिस्प्लेस कर दिए x डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और B से हमने ला दिया C पर, थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर डिस्प्लेस कर देंगे तो कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो उनके बीच का फोर्स भी कम हो जाना चाहिए, R - x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा? दोनों के बीच लगने वाला इंक्रीज करेगा। ये कौन बोला? कूलॉम्स ने कहा कि डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ जाना चाहिए और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स डिक्रीज होना चाहिए। तो फिलहाल हमने इसको डिक्रीज कर दिया, डिस्टेंस को कम कर दिया, B से हम चार्ज Q2 को उठा करके C पर ला दिए। अब ज़रा ध्यान दो,
जो C का फील्ड होगा, जो B का फील्ड होगा, B हमारा पॉइंट C से दूर है तो B पर इंटेंसिटी कम होगा और C पर इंटेंसिटी कितना होगा, ज़्यादा। ठीक है, C पर जो इंटेंसिटी आएगा, अभी पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी कितना आया था, 1/4πε0। C पर इंटेंसिटी किसका लेंगे, Q1 के द्वारा C पर जो फील्ड बनाया जाएगा उसको Q2 एक्सपीरियंस करेगा। Q2 को हम B से ला दिए हैं C पर, तो Q1 के द्वारा जो फील्ड बनेगा वो होगा Q1 और डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना, r-x²। ये फील्ड आ गया C पर, तो C पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, तो फोर्स हो जाएगा, कौन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q2 को हम C पर ला रहे हैं तो Q2 इंटू EC यानी 1/4πε0 Q1 Q2/r-x² यहाँ पर। ठीक है, C पर इसका जो ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसका हर पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा वो हमेशा हमेशा फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और इसके फील्ड में हम लोग, इसी के फील्ड में Q2 भी है और Q2 के फील्ड में Q1 भी है। अब एक सवाल उठता है कि जब C पर हमने Q2 को ला दिया तो Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 1/4πε0 Q1 Q2/r-x², तो Q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमको निकालना है। A पर जो चार्ज है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो कूलॉम कहता है कि दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर Q2 C पर आ गया और Q2 के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है 1/4πε0 Q1 Q2/r-x², क्योंकि डिस्टेंस को हमने कम कर दिया है, तो यहां पर भी फोर्स उतना ही होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r-x², इतना ही होना चाहिए। लेकिन आपका सोच गलत है, ये फोर्स यहां पर उतना नहीं होगा। अब चलिए क्यों नहीं होगा उतना, मैं रीज़न बता रहा हूं। तो एक्चुअली जब Q2 था B पर, बरसों से, सदियों से B पर था, A पर Q1 था बरसों से, तो Q2 जितना फील्ड यहां अप्लाई कर रहा था, Q1 जितना यहां फील्ड अप्लाई कर रहा था, वो फील्ड A पर B पर फिक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एग्जर्ट भी कर रहे थे, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अचानक हमने Q2 को C पर ला दिया, तो Q2 को C पर लाएंगे तो Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने फील्ड का तो करेगा नहीं, वो तो दूसरे के फील्ड का करेगा, यानी Q1 का यहाँ जो फील्ड होगा उसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो Q1 का फील्ड यहाँ पर फिक्स होगा, जहाँ हर पॉइंट पर इसका फील्ड फिक्स होगा, तो Q1 के फील्ड के चलते जो फोर्स एक्सपीरियंस किया C पॉइंट पर Q2, वो तो आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/r-x²। लेकिन ध्यान दो हमारी बात पर, Q2 जब B पर था तो उसका फील्ड A पर कुछ और था, जब C पर आएगा तो अब इसके द्वारा जो फील्ड बनाया जाएगा वो चेंज हो जाना चाहिए। नहीं, जब वो B पर था तो उतना फील्ड यहाँ बना रहा था कि फोर्सेस दोनों इक्वल एंड अपोजिट एक्सपीरियंस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। लेकिन जब थोड़ा सा आगे आ जाएगा तो इसका जो फील्ड है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर 2 न्यूटन पर कूलॉम, 4 न्यूटन पर कूलॉम का फील्ड है, लेकिन ये चार्ज अगर और थोड़ा नज़दीक आ जाए तो यहाँ जो 2 न्यूटन था वो बढ़ करके 3 न्यूटन पर कूलॉम हो सकता है, क्योंकि चार्ज डिस्प्लेस जब हो जाएगा तो जो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके द्वारा बनाए जा रहे थे पहले से, वो चेंज होने ही होने हैं, क्योंकि वो करीब जा रहा है। वैसे ही Q2 हमारा Q1 के करीब जा रहा है, तो Q2 का जो फील्ड बनेगा उसमें चेंजिंग आना चाहिए। चेंजिंग आएगा तो C से लेकर के A तक चेंज करेगा, है ना। लेकिन चेंजिंग कब आएगा, सवाल ये है। अब यहाँ से यहाँ आने पर अचानक फील्ड Q2 का चेंज हो गया, लेकिन उस फील्ड को ट्रेवल करके A तक पहुँचने में कितने साल लगेंगे, डिस्टेंस कितना है, 2 लाइट ईयर।
कितने साल लगेंगे? 2 साल लगेंगे। यानी Q2 C पर आकर के जब अपना फील्ड चेंज करेगा तो इसकी जानकारी Q1 को होने में, यानी इंफॉर्मेशन मिलने में 2 साल लग जाएंगे। 2 साल से पहले Q1 इसके चेंज को एक्सपीरियंस कभी भी नहीं करेगा। यानी 2 साल तक Q1 उतने ही फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, उतने ही फील्ड का एक्सपीरियंस करेगा जितना कि Q2 जब B पर था तब कर रहा था। हाँ, 2 साल के बाद मान लीजिए कि अभी 20 कितना है, 2021 है, तो 2023 में जा करके, ठीक है, आज तारीख कितना है, मुझे लगता है कि 15 जून है, तो 15 जून 2021 को अगर ये चेंज किया अपना पोजीशन, तो फिर आगे 15 जून 2022 को जा करके ये सिग्नल किसके पास पहुंचेगा? ए के पास पहुंचेगा, Q1 के पास पहुंचेगा कि भैया Q2 अपना जगह बदल दिया है, इसीलिए तुम जिस फील्ड में रह रहे हो वो फील्ड पहले से क्या हो गया, थोड़ा घट गया, लेकिन इसकी जानकारी होने में 2 साल लग जाएंगे। तो जब 2 साल लग जाएंगे तो 2 साल तक ये फील्ड जिस फील्ड का एक्सपीरियंस करेगा वो पहले वाला फील्ड होगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा ए पर? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई पहले का डिस्टेंस कितना था टोटल, r मान लेते हैं 2 लाइट ईयर को r²। यानी जरा सोचो कि 2 साल तक जो Q1 है वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये तो सडनली चेंज हुआ Q2, तो वो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r माइनस एक्स के होल स्क्वायर को। तो क्या दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर पाए? नहीं किए। तो जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाते हैं, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसी ने इसको डील किया। उसने बताया कि कूलॉम्स लॉ कहीं कहीं पर वैलिड नहीं है। हमें नहीं कहते कि यहाँ पर वैलिड नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि 2 साल तक ये दोनों चार्ज कूलॉम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे अगर Q2 जो है B से चल करके C पर आ जाएगा, क्योंकि ये अपना पोजीशन जब चेंज करेगा, फील्ड अपना जब चेंज करेगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन Q1 तक पहुँचने में 2 साल लग जाएंगे। और वैसे में 2 साल तक में ये उसी फोर्स को उसी अंदाज में, है ना, फॉलो करता रहेगा, एक्सपीरियंस करता रहेगा जैसा पहले करता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, जो भी कर रहे हैं उसमें एक पैटर्न पर आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग करना है, तो कोई आपको मोबाइल से फ़ोन करेगा, कहेगा कि ये सुधार कर लो, ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए। तो जब तक आपको फ़ोन नहीं आएगा तब तक आप वही काम करते रहेंगे, लेकिन जब आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आप चेंज कर लेंगे। तो वही चीज़ है कि चार्ज के पोजीशन में जो चेंज होगा उसका इन्फॉर्मेशन जाने में 2 साल लगेंगे, और 2 साल तक, ठीक है, ये जो थ्योरी है कूलॉम्स लॉ का वो इक्वल, मतलब कि एक तरह से 2 साल तक वैलिड नहीं रहेगा, और 2 साल होने के बाद तब जा कर के वैलिड होगा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ हर जगह हर समय वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात कि कूलॉम्स लॉ को कहा गया कि ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कूलॉम्स लॉ एक्शन रिएक्शन, तो इसका मतलब कि इस सिचुएशन में न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी फॉलो नहीं होगा। जब न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो नहीं होगा तो उस न्यूटन्स का थर्ड लॉ का रिलेशन लीनियर मोमेंटम से है, वो भी फॉलो नहीं होगा। बड़ा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो हम लोग कहीं कहीं कभी कभी कूलॉम्स लॉ को, लेकिन हम लोगों को जिस लेवल में कूलॉम्स लॉ को पढ़ना है इस तरह का कचरा वहाँ नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। डायरेक्ट आप कूलॉम्स लॉ यूज करेंगे और उसको ये करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है ना। चलिए कंसेप्चुअल पॉइंट में 1 में फर्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। हम लोगों ने देखा कि फोर्स F इज इक्वल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q0 है या F/Q है। तो फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू
मान लो Q है, ध्यान दीजिएगा, Q अगर निगेटिव है, Q अगर पॉजिटिव है ना, हम यहाँ पर माइनस प्लस का साइन तो यूज करेंगे नहीं, तो जो फोर्स मिलेगा अगर निगेटिव होगा तो माइनस QE होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स हमारा प्लस QE होगा। ठीक है, ये किसके लिए बोला जा रहा है? जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया, अगर हम यहाँ पर प्लस Q चार्ज रख दें तो इस पर फोर्स लगेगा। देखो इधर फील्ड का डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज को जब ले लेंगे तो फोर्स प्लस आ रहा है ना, उधर ही होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी फोर्स और फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? वो माइनस में आ रहा है, तो F इज इक्वल टू माइनस QE, यानी फील्ड के अपोजिट। तो निगेटिव चार्ज हमेशा मूव करेगा फील्ड के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करेगा फील्ड के एलॉन्ग। ये आपको याद रखना है। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रोटॉन छोड़ दें तो प्रोटॉन हमारा फील्ड के लॉन्ग मोशन में होगा, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन रख दें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर जाएगा? फील्ड के अपोजिट में जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, अभी हम लोगों ने देखा फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। Q यहाँ पर कौन सा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज कहलाता है, यानी जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो चार्ज है सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला में पॉइंट चार्ज के चलते जो फील्ड जनरेट होगा उसमें पॉइंट चार्ज जो है उसको सोर्स चार्ज कहा जाता है। ये भी हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे आगे जाते R इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा। यानी R इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उसको कम करते चले जाएंगे, वो अपने आप कम होते चला जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट नंबर 2 है। अब इसमें आप देखिए ये चीज़ हम लोग देख ही रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में आप देखिएगा कि मान लो कि यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा? E0 एयर में, और A पॉइंट पर ही ये पॉइंट P है, R डिस्टेंस पर, ये एक मीडियम ले रहे हैं हम, यहाँ पर फील्ड आपका EM हो जाएगा, मीडियम का फील्ड। तो कूलॉम्स लॉ में इस चीज़ को मैंने बताया था, यहाँ पर भी हम बता देंगे। मीडियम का फील्ड बाई एयर का फील्ड इज इक्वल टू 1/k होता है, यानी वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे जो आपने यूज किया है कूलॉम्स लॉ में। उसमें होता था Fm इज इक्वल टू F0/k, यहाँ होगा Em इज इक्वल टू E0/k। सेम, यानी जब हम चार्ज को एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम में डाल देते हैं तो मीडियम में फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है और वो 1/k के वैक्यूम में जो फील्ड है उसका 1/k टाइम्स हो जाता है। k क्या है यहाँ पर? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग कूलॉम्स लॉ में या चार्ज में पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 पर थोड़ा चलेंगे हम लोग। इसमें भी आपको पढ़ना होगा कि अगर मान लो, ये भी हम फोर्स में बताए थे, अगर मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा तो 1/4πε0 Q/K/RM² मीडियम का, 1/4πε0 Q/R02 एयर में डिस्टेंस है ना। इस डिस्टेंस पर मीडियम में रखे, इस डिस्टेंस पर एयर में हमने चार्ज को रखा, तो हमने देखा कि फील्ड जो है वो सेम आ रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो R0 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको RM√k। ये रिलेशन हम लोग देखे थे कूलॉम्स लॉ में, यानी इस डिस्टेंस पर भी चाहे
मीडियम में इस डिस्टेंस पर रखिए चाहे एयर में इस डिस्टेंस पर रखिए, ठीक है ना, फील्ड क्या होगा उस पॉइंट पर सेम होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी हम लोगों ने देखा था। अब आगे थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स को हम लोग डील कर लेते हैं। 1 2 3 पॉइंट नंबर 3 4 5 पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, हमने कूलॉम्स लॉ में भी देखा था। वेक्टर फॉर्म बिल्कुल वही सब कुछ है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज Q है और प्लस Q चार्ज है A पर। P पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है। पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड हमेशा आउटवर्ड लेंगे R, तो R कैप हमारा ऐसे जाएगा, A से किधर जाएगा P की ओर। तो R कैप को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, R कैप PA, यानी PA लिखने का मतलब कि ऐसे पढ़ेंगे हम A से P की ओर, इधर से हम राइट साइड से शुरू करेंगे A से P की ओर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² R कैप PA, यानी 1/4πε0 Q/r³ करेंगे तो ये R वेक्टर हो जाएगा PA। ठीक है, ये हम लोग फोर्स में भी देख लिए थे वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर यही वेक्टर फॉर्म अगर x एक्सिस y एक्सिस अगर z एक्सिस हम अगर लेते हैं, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन हो गया 0 0 0, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, इसको मान लो O, ये P1, ये P2। ये पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ होगा ही, x1 y1 z1, इसका हो जाएगा x2 y2 z2। ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब चार्ज यहाँ पर प्लस Q चार्ज है P1 पर, उसके चलते P2 पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो P2 पर निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे P2 P1, यानी P1 से कहाँ जा रहे हैं 2 पर, P1 से P2 पर जा रहे हैं, तो P2 P1, इसको हम सबसे अच्छा रहेगा कि इसको 1 2 लिख देते हैं, नहीं 2 1, 1 से 2 पर, 1 से 2 पर डायरेक्शन हमारा है। तो ये हो जाएगा Q, तो ये हो जाएगा वेक्टर R21। अब वेक्टर R21 का मतलब क्या हो गया, R2 माइनस R1, जिसे रिलेटिव वेलोसिटी में आप लिखते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो R21 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म में। ये भी हम लोग कूलॉम्स लॉ में देख चुके हैं। जब भी यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चार्ज है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर यही चार्ज स्मॉलर देन 0 रहे तब क्या होगा। अगर मान लो कि Q हमारा स्मॉलर देन 0 हो, यानी निगेटिव हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो फील्ड का डायरेक्शन है वो शिफ्ट हो जाता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड बाहर की ओर होगा, और यदि चार्ज निगेटिव है तो फील्ड जो होगा वो चार्ज के टुवार्ड्स होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो वैल्यू होगा वो 1/4πε0 Q/, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब पोजीशन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, आप R1 R2 का वैल्यू कितना लेंगे, तो R1 हो जाएगा ये आपका x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और R2 हो जाएगा x2 i कैप,
y2j कैप प्लस j2k कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। ये सब कुछ बताया जा चुका है फोर्स में। डिफरेंस क्या है कि फोर्स के फॉर्मूला में दो चार्जेस लेते हैं Q1 Q2 और फील्ड में सिंगल चार्ज होता है, सोर्स चार्ज। एक ही चार्ज का डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला सब सेम, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये पॉइंट नंबर 5 था। अब पॉइंट नंबर 5 के बाद हम लोग पॉइंट नंबर 6 पर बात करेंगे। वो सारे पॉइंट्स हम लोग डील कर लेंगे जो इसमें ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, इसको कूलॉम्स लॉ में ही हम लोगों को देख लेना चाहिए था, लेकिन अब कूलॉम्स लॉ में नहीं देख पाए तो फील्ड में इसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि फील्ड में इसकी ज़रूरत है। चार्ज डेंसिटी क्या है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका यूज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस रड पर चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इस पूरे रड का लेंथ L है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और टोटल चार्ज Q मान लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, लेकिन अगर इसका छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट यहाँ कट कर लेंगे हम, जिसका चार्ज dq है और लेंथ dl है। छोटा सा पार्ट कट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, नंबर 1। नंबर 2, चार्ज अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, तो उस समय कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है। वैसे सिचुएशन में एक छोटा सा पार्ट हम कट कर लेंगे, तो छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dq बाई dl। ठीक है, ये दो फॉर्मूला मिला। अब यहाँ से आप dq भी निकाल सकते हैं, तो टोटल चार्ज q अगर निकालेंगे तो dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी लैम्डा dl को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस पर भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, डेंसिटी की पर भी क्वेश्चंस, चार्ज कैलकुलेट हम लोग करेंगे। इसका SI यूनिट क्या मिलेगा आपको, इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलॉम्ब मीटर। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ में कितना जितना चार्ज होगा उसको लैम्डा कहते हैं या लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को दो तरह से लिखा जा सकता है। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो dq बाई dl, और अगर चार्ज लेंथ फिक्स हो और चार्ज भी कांस्टेंट हो तो उस केस में लैम्डा q बाई l, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज लेंथ फिक्स नहीं हो तो छोटा सा लेंथ लेकर के dq बाई dl ले लेंगे और लैम्डा इज इक्वल टू इतना लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो से। ये क्या है, किसी सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर ये सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसको हम डिफाइन करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया और डिफरेंशियल फॉर्म में dq बाई dA। यानी इसको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द charge on a surface, sorry, it is defined as the charge of a charge surface, charge of unit area। किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया का जो चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे हम, चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसका अगर यहाँ से Q निकालोगे तो dq इंटीग्रेट करना होगा, यानी सिग्मा dA लिखना पड़ेगा। इसका SI यूनिट क्या होगा यहाँ पर, तो कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चार्ज डेंसिटी हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या है, वो वॉल्यूम लेंगे हम। पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में। इसका रो हो गया, वॉल्यूम v हो गया।
तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज क्यू है, यहाँ भी टोटल चार्ज क्यू है, और डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू बाई डी वी लिखेंगे। क्यू अगर कैलकुलेट करना होगा तो रो डी वी लिख देंगे, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या मिलेगा हमको, चार्ज पर यूनिट मीटर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कूलॉम्ब पर मीटर क्यूब, एसआई यूनिट, कूलॉम्ब पर मीटर क्यूब इसका एसआई यूनिट हो गया। और यूनिट दिया रहेगा तो डायमेंशन तो आप अपने से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने देखा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और तीनों का डिफरेंशियल फॉर्म या जो भी यूज करना हो, अगर सब कुछ कांस्टेंट रहा तब तो सिंपली आप Q बाई एल, Q बाई ए, Q बाई वी यूज करेंगे। लेकिन अगर वेरिएशन देखने को मिल रहा हो तो फिर आप डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बाई डी वी आप यूज कीजिएगा। अब देखो इसमें पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, अब पॉइंट नंबर 7 में थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, यहां पर ये चार्ज है, सॉरी ये लीनियर चार्ज ऐसे है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके चलते यहां पर आपको फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड को इधर ले लेंगे। अब ये चार्ज कैसे है आप देख ही रहे हैं, यहां एक छोटा सा लेंथ हम काट लेंगे जिसका चार्ज डी क्यू होगा, लेंथ होगा डी एल, पोजिशन वेक्टर r1, ये पोजिशन वेक्टर r2, इसको हमने r मान लिया, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0, ठीक है। बाकी इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट, दोनों के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अभी अभी इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, Q बाई, और मोड में हम क्या लिए थे, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1। लेकिन Q जो है यहाँ पर उसके बारे में बात कीजिए। अब यहाँ तो स्मॉल चार्ज डी क्यू लिया जा रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी क्यू बाई डी एल, ठीक है। तो टोटल चार्ज Q जब निकालेंगे तो डी क्यू को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ Q ले लेते हैं, Q निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी लैम्डा डी एल करेंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पर ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, लैम्डा डी एल R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। किस सिचुएशन में, तो जब चार्ज आपका पॉइंट नहीं हो, जब चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी लेंथ पर, किसी एरिया में या किसी वॉल्यूम में। इसी तरह से अगर हम इसके जगह पर, लेंथ के जगह पर अगर हम सरफेस को ले लें, एरिया को ले लें, तो ऐसे सिचुएशन में जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मान लीजिए कि आपका इस एरिया है, इस एरिया पर डेंसिटी जो है सिग्मा है, एक छोटा सा चार्ज काट लिए जिसको हमने क्या कहा, डी क्यू। इस डी क्यू का पोजीशन वेक्टर r1 है और हमको फील्ड निकालना है पॉइंट P पर जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो यहाँ का फील्ड अगर हम E मान लें तो इसके लिए
क्या लेंगे हम, एरिया इसका ले लिए हम छोटा सा dA। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्ट लिखेंगे हम Q के जगह पर सिग्मा dA और इतना, ठीक है। उसी तरह से फॉर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4πε0। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए, 1/4πε0 रो dV बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1। अब ये रो dV के फॉर्म में आ गया। इन सब पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। क्वेश्चन हमारा सब पर होगा। पॉइंट नंबर 7, ये सब बेसिक पॉइंट्स थे जिसको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे आने वाले बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा टॉपिक क्या है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी न पोटेंशियल, न फ्लक्स, न डाइपोल, अभी हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। लेकिन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, तो उसमें उसके लिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं का हेल्प लेकर के हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब देखते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन नंबर 1, कूलॉम्स लॉ में भी हम लोगों ने देखा था, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, और इस पॉइंट पर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। चार्ज हमारा ए पर है, ये डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q/r², और r कैप या r³ ले लेंगे तो वेक्टर r ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये एयर में हमने रखा है, और वही अगर ये चार्ज हमारा मीडियम में हो जाए, +Q A मीडियम में हो जाए, डाइइलेक्ट्रिक के इसका हो, तो अब फील्ड कितना होगा मीडियम में, तो इसके लिए हमने बताया EM इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। वेक्टर नहीं लिखेंगे हम, Q/r², KR², जहाँ K क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। लेकिन कूलॉम्स लॉ में हमने बताया था कि +Q चार्ज है, और इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रख दिया, K का वैल्यू जो भी हो कुछ ना कुछ होगा, और इस पॉइंट P पर आपको फील्ड निकालना है। फील्ड यहाँ पर कितना होगा, डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल R, और इसका थिकनेस जो है T है, तो हमने R इफेक्टिव कैलकुलेट किया था, और R इफेक्टिव का वैल्यू क्या था, R - T प्लस T√K। अब इसका थिकनेस जो भी होगा, टोटल डिस्टेंस जो भी होगा, इधर एयर है, इधर भी एयर है, बीच में मीडियम आ गया, और K जो भी रहेगा R इफेक्टिव निकल जाएगा, और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q/r इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब इसी में अगर मान लीजिए कि चार्ज है हमारा +Q, और यहाँ जो मीडियम है ये अगर मेटल है, कॉपर हो सकता है, कोई भी प्लेट हो सकता है, पॉइंट P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इसका थिकनेस दिया हुआ है 2 मीटर का, चार्ज दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, K का वैल्यू दिया हुआ है मेटल के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी, और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 6 मीटर। तो फील्ड क्या होगा, तो पहली बात R इफेक्टिव निकालो, R इफेक्टिव R - T प्लस T√K। अब R - T प्लस T √K कितना हो गया, मेटल के लिए इन्फिनिटी,
पूरा का पूरा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसके चलते इनफाइनाइट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कि किसी चार्ज के बीच में अगर कोई मेटल आ जाए, यही रूल लागू होता है कूलॉम्स लॉ पर भी। कूलॉम्स लॉ पर भी ऐसा क्वेश्चन हमने डील किया था कि किसी चार्ज के बीच में अगर मेटल आ जाए और उस मेटल के बाद अगर फील्ड कैलकुलेट करना हो तो याद रखिए कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, जिसके चलते उस पॉइंट पर न कोई फोर्स लगेगा न कोई फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसमें जैसे कि और क्वेश्चंस में आप देख लीजिए। मान लो कि वेक्टर फॉर्म का ही मान लो, यहाँ पर जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर। ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, तो पॉइंट पी पर फील्ड किधर जाएगा, बाहर की ओर। ये पोजीशन वेक्टर r1 होगा और ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r2 होगा। इस डिस्टेंस को हमने ए से पी तक को r मान लिया है ना। तो ऐसे सिचुएशन में पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। हमने कहा था कि चार्ज अगर ग्रेटर देन 0 हो, प्लस हो, तो R2 को पहले लेते हैं, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1। तो पहली बात की R1 निकालो, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 ये पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। R2 जो होगा इसका पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 4 मीटर, इसके बाद 1 मीटर, और z में 3 मीटर मान लो, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर R2 माइनस R1 कितना आ गया, 4 माइनस 2 2i कैप, j माइनस 3j माइनस 2j कैप, 3 माइनस 4 माइनस k कैप। तो इसका मॉड कितना होगा R2 माइनस R1 का, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी आपका R2 माइनस R1 का मॉड हो जाएगा कितना, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 रूट 9, यानी 3 आ गया है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू, मान लो 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, मैग्नीट्यूड कितना आया, 3 आया, तो 3 का क्यूब, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2i माइनस 2j माइनस k कैप, है ना। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड EP जो होगा वो कितना, अब 3 का क्यूब आया तो 9/27 कितना हो गया ये, 1/3, यानी 2/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, इतना न्यूटन पर कूलम आपका फील्ड का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको इस फील्ड का मैग्नीट्यूड सिर्फ कैलकुलेट करना हो तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 10 टू द पावर माइनस 6, सॉरी 6 नहीं 10 टू द पावर 9 यहाँ भी है, तो 9 माइनस 6 यहाँ पर 3 हो गया, तो ये 10 टू द पावर 3, और 2i माइनस 2j उसको मॉड में डाल दो,
2i माइनस 2j माइनस k कैप, तो 2/3 इंटू 10⁻³ इंटू ये कितना आ जाएगा √9 यानी 3, √9 को 3 ले लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, नोट याद रखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होता है, या तो न्यूटन पर कूलम्ब होगा, नहीं तो वोल्ट पर मीटर होगा, है ना। और डायमेंशन निकालना होगा तो MLT - 2/80, डायमेंशन क्या हो जाएगा MLT - 2/80 यानी MLT - 3 A - 1, ये फील्ड का डायमेंशन है। डिफाइन करते समय मैंने नहीं लिखवाया, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म का प्रॉब्लम, वेक्टर फॉर्म पर जो प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म के बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि मान लो ये बहुत सारे चार्जेज हैं, प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, ये Q1, Q2, Q3, Q4, ये पॉइंट P पर R1, R2, R3, Q4 नहीं, इसको Qn मान लेते हैं, Rn। तो यहाँ जो फील्ड होगा En होगा, ये फील्ड जो होगा E3 होगा, ई फील्ड जो होगा E2 होगा, और ये फील्ड जो होगा E1 होगा। ठीक है, तो टोटल फील्ड जो होगा E वो वेक्टर सम के इक्वल होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, E3 प्लस डॉट डॉट En। ठीक है, और टोटल फील्ड E जो होगा P पॉइंट पर 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, है ना, Q1/R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप, डॉट 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 Qn/Rn स्क्वायर Rn कैप। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम 1/4πε0। ठीक है, सिग्मा यूज करेंगे, I का वैल्यू 1 से लेके n तक, QI/RI का स्क्वायर RI का कैप। ठीक है, और I का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक वैरी करेगा? n तक वैरी करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब इसके बाद हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो बेसिक्स में हैं, और इसी में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक तो हमने वैसे पॉइंट्स को टच किया जिन पॉइंट्स को हमने कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ लिया है। कूलॉम्स लॉ और इसके फॉर्मूला में डिफरेंस इतना ही है कि वहाँ पर प्रोडक्ट 2 पॉइंट चार्जेस का था और यहाँ पर सिंगल सोर्स चार्ज केवल अवेलेबल है, बस। बाकी सारे क्वेश्चन सब कुछ एक जैसा है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके बाद अगला जो इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे उसमें अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
फाइनाइट लेंथ का रॉड हो, इनफाइनाइट लेंथ का रॉड हो, या कोई क्या कहते हैं, सपोज दैट ये आपका कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसके चलते फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा तब यहाँ पर फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। अगर ये रिंग रहेगा तब फील्ड क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो कि इस रिंग का हाफ पॉजिटिव चार्ज हो, हाफ निगेटिव हो, तब किसी पॉइंट पर इसका फील्ड क्या होगा। अगर मान लो कि एक तरफ निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ निगेटिव, तब फील्ड क्या होगा। इसके अलावा किसी आर्क, अगर ये कोई आर्क हो, सर्कुलर रिंग का, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का एक पोर्शन हो, उसके चलते इस पॉइंट पर फील्ड निकालना हो, तब क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, इतने क्वेश्चंस खड़े होंगे, एराइज होंगे कि हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो इसी में बीतेगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि उस क्लास में लगभग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, नीट का लेवल हो या जीमेंस का लेवल हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल जो भी हो, वो आपके प्रॉब्लम्स बिल्कुल और 100% सॉल्व हो जाएंगे और आपको एक अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।